अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। लीगल अवेयरनेस के हवाले से वीडियोस का ये सिलसिला इस चैनल पे जारी है। मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस करता हूं मैं अपनी वीडियोस में। लॉ के हवाले से, लॉ से रिलेटेड जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनके हवाले से, और फिर इसी तरीके से व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स भी अपने सवाल पूछते हैं जिसको जिस चीज़ की तलब होती है, और फिर मेरी कोशिश होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में थ्रू कमेंट भी रिप्लाई दूं। और जिन लोगों को कमेंट रिप्लाई ना मिल सके या जिनका क्वेश्चन ऐसा हो कि जिस पे बात की जा सकती है, जिसको समझना ज़रूरी है, उसके लिए फिर मैं वीडियो के ज़रिए उन सवालों के जवाब भी देता हूँ। सो आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। 4 सवाल हैं आज की वीडियो में जिनको मैंने रिप्लाई देना है। 4 कमेंट आए मुख्तलिफ वीडियोस पे, 4 सवालात आए कमेंट्स की सूरत, उनको डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। पहला सवाल है विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से और गिफ्ट के हवाले से। एक व्यूवर ने पूछा है। इनका सवाल क्या है मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, पहले इनका सवाल और फिर उसका जवाब देते हैं। सवाल थोड़ा सा डिटेल में था, लेंथी था, लेकिन है बड़ा मुफीद। इनके लिए भी, जिन साहब ने ये सवाल किया है, इनके लिए जानना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ वैसे जनरल पब्लिक के लिए भी। मामला ऐसा है कि जिसका वास्ता तकरीबन हर शख्स का किसी न किसी सूरत ज़िंदगी की किसी न किसी मौके पे इस तरह के मामलात से पड़ता रहता है। सवाल ये है जी, मेरे नाना अबू ज़िंदा हैं, अब उनकी उम्र 95 साल हो गई है। उनके नाम 15 कनाल ज़मीन थी। उनके 3 बेटे हैं, एक बेटी है जो मेरी वालदा हैं। नाना ने अपनी ज़मीन बेटों के नाम कर दी है और अम्मी को हिस्सा नहीं दिया। जब बेटों के नाम ज़मीन की थी उस वक्त उनकी उम्र 75 साल थी, यानी अभी 95 और उस वक्त 75 थी। सर, क्या हमें हिस्सा मिल सकता है? नाना अबू से बात करें तो वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि एक मामू ने हिस्सा देने के हक में हैं जबकि 2 खिलाफ हैं। अब ये सवाल असल में एक अलमिया है। हमारे मुआशरे में जुल्म हो रहा है औरतों के साथ, ख़ास तौर पे विरासती मामलात में। विरासती जायदाद से महरूम रखने की हद्दुल वसा कोशिश हो रही होती है मेल मेंबर्स की तरफ से फैमिली के। हालांकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। अदालतें भी इस बात को जुर्म समझती हैं। पाकिस्तान का कानून भी औरतों को विरासती जायदाद से महरूम करने को एक जुर्म समझता है और बाकायदा सज़ा मौजूद है। ताज़ीरात पाकिस्तान में इस जुर्म की 10 साल तक सज़ा ऐसे शख्स को दी जा सकती है जो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, बीवी को, किसी भी औरत को जिसको विरासती जायदाद में से हक मिलना चाहिए उसको महरूम रखने की कोशिश करता है। तो लेकिन बदकिस्मती से हो रहा है, औरत अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाती। बाज़ औक़ात रवायात, रस्म रवाज की वजह से, या बाज़ औक़ात किसी और मजबूरी, महरूमी की वजह से वो आवाज़ नहीं उठाती, डर की वजह से नहीं उठाती। अब ये जो मामला है, इसमें एक तो ये सोशल इशू था जिसको मैंने डिस्कस किया। अब दूसरा इस पहलू को देखते हैं। नाना अबू जो इनके थे, हाशिर गुजर नाम है पूछने वाले का, इनके नाना अबू मालिक थे उस जायदाद के। वो उन्होंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम कर दी। करना नहीं चाहिए था उन्हें इस तरीके से। अगर उनकी बेटी थी, बेटी को भी उन्हें हिस्सा देना चाहिए था। शरी लिहाज से भी उनका ये किया गया मामला इस तरीके से इतना अच्छा नहीं है, या काबिल पसंद नहीं है, या अच्छा काबिल कबूल नहीं है। लेकिन कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए तो नाना मालिक हैं उस 15 कनाल के। नाना उसके साथ जो मामला करना चाहें कर सकते थे, सो उन्होंने कर दिया। अब नाना ने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से मालिक होने के नाते वो प्रॉपर्टी अपने बेटों को गिफ्ट कर दी है, तो बेटे आगे उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। बेटी इस पे एतराज़ इस वक्त नहीं कर सकती कि मेरे वालिद साहब ने क्यों दिया है, क्योंकि वालिद मालिक थे। एतराज़ कर सकती हैं तो कब कर सकती हैं? जब ये नाना फ़ौत हो जाते हैं, यानी वालिद फ़ौत हो जाते हैं आपकी वालदा साहिबा के, हाशिर साहब, तो उस वक्त आप ये इशू उठा के अदालत में लेके जा सकते हैं कि जी बेटी को महरूम रखने के लिए
नाना ने एक हिब्बा किया और मामूओं ने वो हिब्बा कराया। मामूओं ने वालदा को यानी बहन को महरूम रखने के लिए अपने वालिद से इस तरह का मामला कराया और महरूम कर दिया, महरूम करने में कामयाब हो गए। फिर ऐसी सूरत में अदालत आपको रिलीफ दे सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप उस वक्त ये कहें अगर आपको पता ही ना हो। अब आपके केस में आप बता रहे हैं कि आज से 20 साल पहले आपके नाना अबू ने हिब्बा किया, तो आपके इल्म में तो ये बात है, अब भी है, ठीक है। सो नाना अबू बीइंग ओनर, बीइंग किसी प्रॉपर्टी के मालिक होने के कर सकते थे, ऐसा उन्होंने कर दिया है। लेकिन शरई लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो शरीयत इस तरह के देने दिलाने को, जब किसी को महरूम किया जा रहा हो और ख़ास तौर पे किसी बेटी को महरूम किया जा रहा हो, सख्त नापसंदीदगी का इजहार करती है। दूसरा सवाल है एक फैमिली केस के हवाले से। एक साहब ने पूछा, मैं बाज़ लोगों के नाम ले लेता हूँ, बाज़ के नहीं लेता, जो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं। इसमें वजह यह है कि बाज़ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो जानना तो चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए या उनका नाम बताया जाए, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे और सारी दुनिया इसको देखेगी। सो इसलिए नाम नहीं रह रहा। एक शख्स ने कहा है, सर मेरा एक फैमिली केस है, वाइफ ने सेशन कोर्ट में केस किया था दावा बच्चों की वापसी का और हार गई, यानी केस खारिज हो गया उसका। उसके बाद उसने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील की, वहाँ से भी हार गई। अब मेरी बीवी ने नीचे अदालत में गार्डियन कोर्ट में केस किया, वहाँ से भी फैसला उनके खिलाफ हुआ और उसने अपील की। 29 मई 2023 को फैसला हुआ था, जबकि उसने 8 जुलाई 2023 को अपील की है। क्या ये जो अपील की गई है ये टाइम बार्ड है, यानी जो टाइम दिया गया है अपील करने के लिए कानून की तरफ से वो 30 दिन है। ये 30 दिन के बाद की गई है इनके हिसाब से। इनके बकौल 29 मई का फैसला था तो 29 जून तक अपील होनी चाहिए थी, ये 8 जुलाई को नहीं होनी चाहिए थी। तो ये टाइम बार्ड है या नहीं है ये अपील? सर इसमें बात ये है कि कानून एक रास्ता देता है। जिस दिन आप अपने फैसले के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को अप्लाई करते हैं, उस दिन की डेट गिनी जाती है। उस दिन से लेकर पीछे जितने दिन गुजरे हैं उस फैसले की तारीख के दरमियान, उन दिनों को अलग कैलकुलेट किया जाता है। फिर फैसला तैयारी पे जो टाइम पीरियड लगता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, माइनस किया जाता है। फ़र्ज़ करें आपके इस केस में अगर 29 का फ़ैसला है, 30 को उन्होंने नकल अप्लाई की है, 30 मई को 1 जून को उन्हें नकल मिल गई, तो अब ये 3 दिन लगे उसमें या 4 दिन लगे, इस टाइम पीरियड को काटा जाएगा और इसके बाद फिर 30 डेज़ जो हैं देखे जाएंगे, ठीक है। अगर ये 29 मई के फ़ैसले के लिए अप्लाई इन्होंने 30 मई को किया और नकल इन्हें मिली है जाके 20 जून को मिली है या 30 जून को मिली है, फिर इस सूरत में ये 30 दिन या 15 दिन या 20 दिन जितने भी इस नकल हासिल करने के अमल पे लगे, ये टाइम माइनस हो कि ये अपील विद इन टाइम हो सकती है। अब ये आपको बेहतर पता होगा कि इन्होंने डेट ऑफ अप्लाई कब किया, इन्होंने नकल लेने के लिए इस ऑर्डर की, और इन्हें जारी कब हुई है। जो भी नकल अप्लाई होती है, जारी होती है, नकल जो जारी करने वाली एजेंसी होती है उसकी बैक साइड पे उस नकल के ये स्टैंप करके लिख देती है, फ़लाँ डेट को ये नकल फार्म अप्लाई हुआ, फ़लाँ डेट को ये प्रिपेयर हुई और फ़लाँ डेट को ये डिलीवरी हुई। ये उसको आपने देखना है और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर नकल मिलने के बाद और नकल अप्लाई होने के दौरान कितना टाइम सर्व हुआ है उसको निकालेंगे तो अपील के टाइम विद इन टाइम होने और टाइम बार्ड होने के हवाले से आप क्लियर हो जाएंगे। तीसरा सवाल है, जी सर मैं वकील पर डाउट है मुझे अपने, और दौरान केस वकील तब्दील करने का क्या तरीक़ाकार है। अब यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे करूँ कि वकील जो भी हो उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि उसका क्लाइंट उससे मुतमईन हो, उससे मुतमईन रहे। बाज़ औक़ात वकला कुछ समझाने की खातिर कोई चीज़ बयान करते हैं, क्लाइंट को गुस्सा भी कर जाते हैं, क्लाइंट को कोई और इस तरह का मामला भी कर जाते हैं जिससे क्लाइंट बाज़ औक़ात नाखुश नज़र आते हैं या उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। उस बात पे उन्हें शक पैदा हो जाता है, जी कहीं वकील हमारा मिला हुआ तो नहीं है दूसरी पार्टी के साथ, या बाज़ औक़ात ये होता है कि वकील ने दूसरे वकील के साथ गपशप कर ली, बातचीत कर ली
और फिर क्लाइंट को शक पैदा हो गया कि जी दूसरे वकील के साथ इसने गप कर दी है। अब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन बातों से शक नहीं पैदा होना चाहिए किसी क्लाइंट को। हाँ, कोई सरीहा अमल इस तरह का वकील साहब का नज़र आ रहा है कि जिससे आपको लग रहा है कि जी वकील साहब ने ये मामला जो किया है इससे क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये वकील साहब दूसरी पार्टी के साथ मिल गए हैं, तो फिर उस सूरत में आप वकील किसी भी स्टेज पे तब्दील कर सकते हैं। वकील तब्दील करना कोई कानूनी इस पे कदगन नहीं है। आप 10 वकील करें, आप 15 करें, 20 करें, जितनी आपकी ताकत है, जितनी इस्तात है, जितना आप कर सकते हैं, जितनी वकील आप हायर कर सकते हैं आप कर सकते हैं। कानून इस पे पाबंदी नहीं लगाता। चौथा सवाल आज की वीडियो का जी, एक साहब ने पूछा कि जी मेरी बच्ची 5वीं क्लास में पढ़ती है और उसके जो स्कूल के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मेरा नाम गलत आया हुआ है, इसकी दुरुस्तगी कैसे करें। बहुत आसान तरीका है। प्राइमरी स्कूल जिस स्कूल में वो पढ़ रही है बच्ची, उसी स्कूल के प्रिंसिपल को आप रिक्वेस्ट करें, एप्लीकेशन दे दें, आपका नाम वो दुरुस्त कर लेंगे। हाँ, अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा के बर्थ सर्टिफिकेट में बच्ची के नाम कुछ आपकी वल्दियत गलत आ रही है तो फिर उसके लिए आपको या तो नादरा को अप्रोच करना पड़ेगा, या फिर नादरा वाले अगर रिफ्यूज़ कर देते हैं तो फिर कोर्ट में दावा दायर करके उसमें आपकी अपने नाम की दुरुस्तगी बच्ची के डॉक्यूमेंट्स में बच्ची के रिकॉर्ड में करा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें 4 सवालों के जवाब दिए गए आपने जो पूछे थे उस हवाले से। आप भी अगर कोई सवाल मज़ीद पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, लेकिन कोशिश करें कि सवाल आपका वाज़ेह हो ताकि मुझे समझ में आए और फिर मैं उसका जवाब इसी तरीके से वीडियो की सूरत दे सकूं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और आज की वीडियो में की गए बातें या शेयर किया गया नॉलेज या दिए गए जवाबात आपके लिए मुफीद रहेंगे। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अवेयरनेस के इस अमल में मेरा हाथ बटाते हुए मेरी हौसला अफजाई करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ज़िंदगी रही फिर बात होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।